Hello guys, what's up? Welcome to our exam. My name is Avnish Sharma. Today we discuss the various previous year question of SSC JEE from 2004 to 2016. Okay? मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, इसका पार्ट फर्स्ट मैं आपको बता चुका हूँ. आप YouTube पे हमारे चैनल है एवर एग्जाम डाल सकते हैं और ये हमारा चैनल है. YouTube पे चैनल है एवर एग्जाम, आपको पता है, और आप इस पे देख सकते हैं. इसका मैं पार्ट फर्स्ट पढ़ा चुका हूं आपको. आज मैं आपको उसको पार्ट सेकंड पढ़ाता हूं. ठीक है. गाइस, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जितने भी हम वीडियो डालते हैं उनका पहले ही नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके ईमेल आईडी पे. और आपका कोई भी जो टॉपिक है जो हम पढ़ा रहे हैं एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर, कोई भी टॉपिक हम लोग, क्योंकि हम ये टॉपिक वाइज पढ़ा रहे हैं, तो आपका कोई भी टॉपिक नहीं बचेगा यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे. ओके. हाँ, तो अब हम डिस्कस करते हैं 2007 से जो क्वेश्चन आए हुए हैं 2007 में एसएससी जेईई सिविल में, वो हम डिस्कस करते हैं. ठीक है. तो क्वेश्चन में फर्स्ट है, एन इनऑर्गेनिक क्ले ऑफ हाई कंप्रेसिबिलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल. तो जैसे ये सिंबल दिए हुए हैं SM, CH, MI और MH. ठीक है. तो जैसे कि SM दिया हुआ है, तो इन सिंबल की खासियत होती है कि ये राइट से लेफ्ट पढ़े जाते हैं, ऐसे पढ़े जाते हैं. इसको जैसे कि मैं भी लिख देता हूं कि कौन सिंबल किसको यूज करते हैं. जैसे कि G फॉर होता है ग्रेवल. ठीक है. S फॉर होता है सैंड. ठीक है. C होता है क्ले के लिए, क्ले. ओके. और जो ये M है, M होता है सिल्ट के लिए. फिर और भी सिंबल होता है, जैसे O होता है ऑर्गेनिक सोइल के लिए. और फिर PT होता है पीट के लिए. ओके. तो जैसे कि जब भी वो इनऑर्गेनिक क्ले की बात करे या क्ले ही दे तो हम समझेंगे इनऑर्गेनिक, क्योंकि जो ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक क्ले की बात करते हैं, ये हम बात करते हैं उसके लिक्विड लिमिट पे, कि उसकी लिक्विड लिमिट क्या है. और जो ऑर्गेनिक क्ले होती है वो डिकम्पोज होती है बाय द ऑर्गेनिक मैटर, तो उसमें ऑर्डर होती है और बहुत ही डार्क कलर का होता है. तो हम उसे पहचान सकते हैं. ये दो तरीके हैं आप ऑर्गेनिक सोइल को पहचान सकते हैं. फर्स्ट थिंग इज ऑर्डर, सेकंड थिंग इज डार्क कलर. ठीक है. तो अब हम बात करते हैं कि इनऑर्गेनिक क्ले, तो सिर्फ क्ले ही है. यदि क्वेश्चन में क्ले दिया हुआ है तो हम समझेंगे कि इनऑर्गेनिक क्ले है, तो हम उसको C से रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है. अब वो कंप्रेसिबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं H से, हाई कंप्रेसिबिलिटी. तो हम इसको पढ़ेंगे हाई कंप्रेसिबल क्ले, क्योंकि इसको ऐसे पढ़ा जाता है. इसका मतलब है हाई कंप्रेसिबल क्ले. कल को ये MI होता, तो MI हम ऐसे पढ़ते इंटरमीडिएट सिल्ट. तो ये जो हाई कंप्रेसिबल है, ये आपको ये प्लास्टिक चार्ट होता है, इस पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे 20 होता है. मैंने आपको बताया पहले भी कि ऊपर जो होता है वो तो होता है क्ले, और जो नीचे होता है वो सिल्ट होता है. इस पे हम देखते हैं कि हाई कंप्रेसिबल है, लो कंप्रेसिबल है, इंटरमीडिएट है. तो अभी क्वेश्चन में कहा है कि हाई कंप्रेसिबिलिटी क्ले के बारे में, तो उसका आंसर है हाई कंप्रेसिबल क्ले. ऑप्शन बी इज करेक्ट. ओके. तो आप याद कर लीजिए सिंबल की, कौन सा सिंबल किसका होता है. बहुत ही आसान है. G फॉर ग्रेवल, S फॉर सैंड, C फॉर क्ले. बस M का याद रखिए, M सिल्ट होता है, और जो O होता है वो ऑर्गेनिक मैटर होता है. ओके. इफ वॉइड रेशियो इज 0.67, वॉइड रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं E से, तो ये दे रखा है 0.67. वाटर कंटेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं W से, वो दे रखा है 0.188. ओके. एंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब G दे रखा है 2.68. पूछा है डिग्री ऑफ सैचुरेशन S, तो एक रिलेशन होता है ES इक्वल्स टू WG. ठीक है. तो इसमें आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है S बोलते हैं डिग्री ऑफ सैचुरेशन को. तो जो S क्या निकल जाएगा, WG बाई E. तो W क्या दे रखा है 0.188 इंटू G का दे रखा है 2.68
अपॉन ई मतलब वॉइड रेशियो दे रखा है 0.67, तो 0.67, तो यदि आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 75.2%, 75.2%। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज में दिया हुआ है, जो ऑप्शन दिया हुआ है 25%, 40%, 75% और 60%, तो जो ये आंसर दिया हुआ है परसेंटेज में दिया हुआ है, तो इसका आंसर है 75, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो क्वेश्चन तो ये हो जाएगा, पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है इस क्वेश्चन में ये आती है कि फॉर्मूला कैसे याद रखा जाए। तो उसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, जो मैंने कुछ फॉर्मूला को याद करने का तरीका बताया, तुक्का है इसका याद करने का, कि देखो ई एस है, ई एस इक्वल्स टू डब्ल्यू जी। तो जो इंजीनियरिंग सबसे बड़ा एग्जाम होता है, जो सिविल मतलब सबके लिए, सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए, वो होता है IES। कौन सा होता है? IES। तो इसके जो पीछे के दो सिंबल है ये ले लो ES। ठीक है, तो एक लड़का था, उसका नाम था डब्बू, डब्बू नाम का एक लड़का था। ठीक है, डब्बू नाम का एक लड़का था और वो ना ES की प्रिपरेशन कर रहा था। ठीक है, और वो ES बन गया, तो सब लोग कह रहे हैं कि डब्बू जी ES बन गए हैं। तो आप ऐसा जा सकते हैं कि डब्बू जी, डब्बू मतलब डब्लू और जी बोल रहे हैं सब उसको, क्योंकि वो ES बन गया है, इक्वल्स टू ES। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि ES डब्लू जी बराबर ES है या फिर WS बराबर ES EG है, तो लोग कंफ्यूजन करते हैं। तो आपको इस कहानी को छोटी सी याद रखिए और इस क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन, अभी 2008 में जो क्वेश्चन आए हुए हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल से, वो डिस्कस करते हैं। तो 2007 खत्म हो चुके हैं और अब 2008 की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए सैंपल ऑफ सैचुरेटेड क्ले हैज अ पोरोसिटी ऑफ 0.562, द वॉइड रेशियो ऑफ द क्ले इज। ओके, जो पोरोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से, एन दे रखा है 0.562। ओके, तो वॉइड रेशियो पूछा है, तो वॉइड रेशियो होता है ई, जो ई होता है वो होता है ईटा अपॉन 1 माइनस के ईटा। ठीक है, तो जो ईटा दे रखा है वो दे रखा है 0.562 अपॉन 1 माइनस 0.562। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 1.283, 1.283। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट है। तो जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है वो क्वेश्चन होता है इसके फॉर्मूले में। देखो, फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप एसएससी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको फॉर्मूले सारे टिप्स पे होने चाहिए और कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम कोशिश करेंगे हम आपको सारे फॉर्मूले रिवाइज करवाएं और आपको कोई कंफ्यूजन ना रह सके इसमें। ठीक है, तो पता क्या होता है, जैसे कि जो ई होता है वो आपको पता है कि जो ई की जो रेंज होती है वो ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है। तो यदि जो ई का फॉर्मूला देखते हैं वो देखते हैं ईटा अपॉन 1 माइनस के ईटा, जो मतलब जो एन है, मैं इसे ईटा बोल देता हूं पर एन बोलते हैं इसे, जो एन है वो होती है पोरोसिटी। तो पोरोसिटी जो रेंज होती है वो 0 से लेके 1 के बीच में होती है। ओके, तो जो ईटा की वैल्यू, यदि हमें ई की वैल्यू 1 से बड़ी रखनी है तो 1 माइनस की ईटा करना पड़ेगा नीचे, और यदि ईटा का फॉर्मूला लिखना है तो लिखना पड़ेगा ई अपॉन 1 प्लस ई। ओके, तो ये दोनों करना पड़ेगा हमें, तो क्योंकि हमें जो एन चाहिए वो एन की वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में कब आ सकती है, जब उसका जो डिनोमिनेटर हो, नीचे वाला जो पार्ट हो वो बड़ा हो कंपैरिजन टू उसके अपर पार्ट पे। ऐसे ही यदि हमें वॉइड रेशियो 1 से बड़ा चाहिए, क्योंकि होता है वॉइड रेशियो 1 से बड़ा भी हो सकता है, तो 1 माइनस के ईटा चाहिए नीचे, 1 माइनस के एन चाहिए नीचे। ओके, तो ये चीज आप याद रखना। ओके, तो इसका आंसर है ए। नंबर 2, यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट। यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट को रिप्रेजेंट करते हैं CU से। तो वेल ग्रेडेड सोइल, हम देखते हैं कि वेल ग्रेडेड सोइल होती क्या है। तो वेल ग्रेडेड सोइल का मतलब ये होता है कि वो सोइल जिसमें सभी टाइप के पार्टिकल हो, मतलब जो साइज हो पार्टिकल का उसमें सारे साइज के पार्टिकल हों, क्योंकि जब जिसमें सारे साइज के पार्टिकल होंगे तो जब हम उसको कॉम्पैक्ट करेंगे सोइल को तो वो इजिली, क्योंकि छोटा पार्टिकल होगा, बड़ा पार्टिकल होगा, फिर छोटा पार्टिकल होगा, बड़ा पार्टिकल होगा, तो वे अच्छे से कॉम्पैक्ट हो जाएंगे और एक अच्छी स्ट्रक्चर बना देंगे जिसमें जो इसकी कंप्रेसिबिलिटी होगी वो बहुत ही हाई होगी। ठीक है, मतलब पूरा कन्फाइंड हो जाएगा स्ट्रक्चर, जहां भी वर्ड्स बचे होंगे उनको छोटा पार्टिकल होगा वो ले लेगा, तो उसको बोलते हैं वेल ग्रेडेड। एक होता है यूनिफॉर्मली ग्रेडेड, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड। ठीक है,
यूनिफॉर्मली ग्रेडेड मतलब होता है कि एक ही साइज का पार्टिकल, ओनली वन साइज, ओनली सिंगल साइज पार्टिकल, सिंगल या एक ही टाइप का, ओनली वन टाइप। फिर यूनिफॉर्मली ग्रेड होता है वो होता है ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट होता है उसमें। तो अब उसने पूछा यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट ऑफ वेल ग्रेडेड सोइल। देखो ये जो यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट है वो दो चीज के लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक तो होता है ग्रेवल के लिए और दूसरा होता है सैंड के लिए। ठीक है, तो जो ग्रेवल के लिए जो यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट होता है वो होता है ग्रेटर देन 4, और जो सैंड के लिए होता है वो होता है यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट होता है ग्रेटर देन 6। तो अब उसने क्वेश्चन में ये तो कहा नहीं है कि वेल ग्रेडेड ग्रेवल है या फिर वेल ग्रेडेड सैंड है, तो अब ग्रेटर देन 2 तो दोनों में ही होता है, लेस देन 2 तो हो नहीं सकता, तो ऑप्शन 2 तो गलत ही है, तो नन ऑफ दीज तो है नहीं, क्योंकि हो सकता है कि वो ग्रेवल पूछ रहा हो सकता है कि वो सैंड पूछ रहा हो, तो हम समझेंगे कि वो क्या पूछ रहा है। जब उसने ग्रेटर देन 6 दे रखा है क्वेश्चन में, जो ऑप्शन दे रखे हैं, तो हम उसको टिक करके आएंगे, छोड़ के नहीं आएंगे क्वेश्चन को बिल्कुल भी, क्योंकि हमें समझना चाहिए कि क्वेश्चन में पूछ कर आया हो। ठीक है, तो अब याद रखो कि जो यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट होता है वो ग्रेवल के लिए होता है ग्रेटर देन 4 और सैंड के लिए होता है 6। और ये भी याद रखो कि जो सैंड के लिए यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट होता है वो बड़ा इसलिए होता है क्योंकि जो सैंड का जो साइज होता है वो छोटा होता है, तो उसमें जो यूनिफॉर्मिटी होती है वो ज्यादा आ सकती है एज कम्पेयर टू ग्रेवल, क्योंकि ग्रेवल में जो यूनिफॉर्मिटी होती है उसमें जो पार्टिकल साइज ही इतना बड़ा होता है। ठीक है, तो उसका एस्पेस सरफेस एरिया तो अपना भी कम हो जाएगा ग्रेवल का, तो इसलिए जो सैंड होता है उसका यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट बड़ा होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सोइल बिलो विच द सोइल वॉल्यूम बिकम कांस्टेंट इज कॉल्ड। तो हम उसको बोलते हैं श्रिंकेज लिमिट। देखो जो एक एटरबर्ग लिमिट होती है, तो उसने एक चार्ट दिया है, एटरबर्ग ने एक चार्ट दिया है, वो होता है वॉल्यूम के बीच में और उसकी लिमिट के बीच में, जो वाटर कंटेंट है उसके बीच में, वाटर कंटेंट। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, यहां पे तो श्रिंकेज लिमिट होती है। श्रिंकेज लिमिट का मतलब होता है वो मिनिमम मॉइस्चर कंटेंट जिस पर जो हमारी सोइल है वो सैचुरेटेड हो विदाउट द वॉल्यूम चेंज। ओके, हम ये समझ सकते हैं कि जो यहाँ पे स्टेट होता है वो होता है सॉलिड स्टेट। हम समझेंगे कि वॉल्यूम क्यों चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, वॉल्यूम बिकम कांस्टेंट। देखो यहाँ पे जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम यहाँ पे कांस्टेंट हो चुका है क्योंकि ये श्रिंकेज लिमिट हो चुकी है। यहाँ पे फिर प्लास्टिक लिमिट होगी, फिर यहाँ पे क्या होगा, लिक्विड लिमिट होगी। तो यहाँ पे देख रहे हो श्रिंकेज लिमिट से इधर जा रहे हैं, इसके हम वाटर कंटेंट को कम करते जा रहे हैं, यहाँ पे वाटर कंटेंट कम करते जा रहे हैं, लेकिन जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट ही है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट कब आएगा, क्योंकि यहाँ पे सॉलिड स्टेट होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है सेमी सॉलिड स्टेट, सेमी सॉलिड। फिर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्लास्टिक स्टेट होता है, फिर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट। ठीक है, तो यदि हम वाटर कंटेंट को कम करते जा रहे हैं तो हमारा जो पार्टिकल है वो सॉलिड स्टेट की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब आपको पता है सॉलिड स्टेट के पार्टिकल का वॉल्यूम चेंज करना बहुत ही मुश्किल होता है, तो हम कहते हैं कि उसका जो वॉल्यूम चेंज हुआ है वो नेग्लिजिबल हुआ है। वाटर कंटेंट को कम करते जाइए पर उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा, तो हम उसको बोलेंगे श्रिंकेज लिमिट। ओके, अब जो 2008 है उसके क्वेश्चन खत्म हो गए, अब हम 2009 के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इफ द वॉइड्स ऑफ सोइल मास आर फुल ऑफ एयर ओनली द सोइल इज टर्म्ड एज। देखो ये होता है फेज डायग्राम बोलते हैं, जो हमारे सोइल में पढ़ते हैं अपनी सोइल इंजीनियरिंग में, हम पढ़ते हैं 2 फेज सिस्टम एंड द 3 फेज सिस्टम। जो सोइल को हम 3 फेज में लिखेंगे और 2 फेज में लिखेंगे। देखो ये होता है, यहाँ पे एयर है, यहाँ पे वाटर है होता है, और यहाँ पे होता है सॉलिड, और इन तीनों को मिला के जो बनता है ना उसको हम बोलते हैं सोइल, सोइल। ओके, तो अब उसने कहा है कि वॉइड्स और अब ये जो होता है इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ओके, तो अब वो कह रहा है कि सोइल मास आर फुल ऑफ एयर, तो उसके अंदर जो वाटर है वो खत्म हो चुका है। तो ये तो होता है 3 फेज सिस्टम। अब लेकिन जब उसने कहा फुल ऑफ एयर है, जो उसके वर्ड्स उसमें एयर ही है, तो ये 2 फेज सिस्टम में कन्वर्ट हो चुका है। इसमें सिर्फ सॉलिड है, क्योंकि सॉलिड तो रहेंगे, सॉलिड थोड़े चेंज हो जाएंगे, सॉलिड ग्रेन पार्टिकल तो उतने ही रहेंगे, और फिर ऊपर है एयर। ठीक है, तो ये 2 फेज सिस्टम है।
तो इस सोल का हम बोल इसको, अब देखो ऑप्शन क्या दिया हुआ है, एयर एंट्रेंट सोल, ये कोई सोल नहीं होती है, ठीक है। एयर एंट्रेंट का मतलब क्या है, एयर तो है ही, तो उसका ऐसे नाम दिया जाता है। बी होता है पार्शियल सैचुरेटेड, जब वाटर कंटेंट है ही नहीं, वाटर है ही नहीं सोल के अंदर, तो उसको पार्शियल कैसे कहेंगे, तो ये भी गलत है। मतलब अब है ड्राई सोइल, इसको हम बोलते हैं ड्राई सोइल, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एयर बची है, सोइल बचा हुआ है और एयर बचा हुआ है, तो उसको हम बोलेंगे ड्राई सोइल। ओके, तो उसका आंसर सी है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स, वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स को रिप्रेजेंट करते हैं वी से, टू द वॉल्यूम ऑफ सोइल मास, उसको होता है वी, इसको हम बोलते हैं पोरोसिटी, पोरोसिटी। ओके, तो इसका आंसर है बी। अब मैं आपको बताता हूं कि जो एयर कंटेंट है वॉइड रेशियो, इनको क्या बोलते हैं। देखो जो एयर कंटेंट है उसको रिप्रेजेंट करते हैं एसी से, और उसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में कितनी एयर है उसको बोलते हैं एयर कंटेंट। जैसे वाटर कंटेंट होता है ऐसी एयर कंटेंट है, वो वेट के रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम वॉल्यूम में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जो वॉइड रेशियो होता है, वॉइड रेशियो पहुंचने में बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों की, पोरोसिटी क्या होती है और वॉइड रेशियो दोनों को एक समझ लेते हैं। सोइल मास का है उसने सॉलिड का होता तो हम लगाते हैं वॉइड रेशियो, लेकिन उसने सोइल मास का है और टोटल सोइल की बात कर रहा है, टोटल वॉल्यूम की बात कर रहा है। तो वॉइड रेशियो जो होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से, वो होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो प्लीज इसमें डिफरेंस याद रखिए कि क्या क्या डिफरेंस होता है दोनों में। ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है, ये टोटल वॉल्यूम होता है, तो आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, पाइक्नोमीटर इज यूज्ड टू डिटरमाइन A, water content and void ratio, specific gravity and dry density, water content and specific gravity, D, none of the above। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए केक की तरह है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये आपको हर एग्जाम में मिलेगा। आप कोई भी सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड एग्जाम देने जाइए, आपको ये क्वेश्चन रखा हुआ मिलेगा कि पाइक्नोमीटर इज यूज्ड टू डिटरमाइन। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। देखो जो पाइक्नोमीटर होता है ना, उससे हम वाटर कंटेंट डिटरमिनेशन करते हैं, और वाटर कंटेंट डिटरमिनेशन हम तभी कर सकते हैं तब हमें इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी पता हो, मतलब जी पता हो हमें, ठीक है, तभी हम कर सकते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि पाइक्नोमीटर क्या होता है, इसमें हम एक ग्लास जार लेते हैं, ठीक है, एक ग्लास जार होता है जिसकी जो कैपेसिटी होती है वो 1 लीटर की होती है, ठीक है। उसके ऊपर हम एक कोनिकल ऐसा फ्लास्क लगाते हैं, ठीक है, ब्रास बोलते हैं, ब्रास कोनिकल कैप होती है और वो स्क्रू टाइप होती है। फिर इसके अंदर उसके अंदर होता है एक होल होता है 6 mm डाया का, ठीक है, उससे हम करते हैं। तो जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जो वाटर कंटेंट का इसका जो आंसर है वो है वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, क्योंकि हमें पहले स्पेसिफिक ग्रेविटी पता होगी सोइल की, सॉलिड है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी पता होगी, उसके बाद उसका वाटर कंटेंट का डिटरमिनेशन कर सकते हैं। अब मैं बताता हूँ कि आपको कैसे करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, एक वो लेते हैं, एक फ्लास्क लेंगे, उसके अंदर क्या करेंगे, उसको खाली रखेंगे और उसका जो वेट है उसको माप लेंगे, W1 हुआ। फिर क्या करेंगे, हम उसके अंदर मॉइस्ट जो सोइल होगी जिसमें वाटर कंटेंट होगा, ये दोनों साइज सेम ही है, उसमें उसको डाल देंगे, उसको हम बोलेंगे मॉइस्ट सोइल, ठीक है। फिर हम उसका वेट कर लेंगे W2, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, जितना पार्ट ही बचा हुआ है ये वाला पार्ट, इसमें वाटर भर देंगे, मॉइस्चर, और इसमें हम भर देंगे वाटर, ओके। फिर क्या करेंगे, इसको इसमें से वाटर और मॉइस्चर दोनों निकालेंगे, अच्छे से साफ करेंगे और उसके अंदर भर देंगे वाटर, और फिर इसका W3 वेट होगा और उसका W4 वेट होगा, ओके। तो जो वाटर कंटेंट होगा, जो वेट ऑफ वाटर होगा W, वो क्या होगा, वो होगा W2 माइनस W1 माइनस WS। ये कैसे लिखा है मैंने, देखो W1 में जो वेट है सिर्फ वो उस जो हम यूज कर रहे हैं, जिस बर्तन का हम यूज कर रहे हैं उसका वेट है W1। उसके बाद हमने उसमें अंदर मॉइस्ट भर दिया, मॉइस्ट सोल भर दिया है, तो W2 में से W1 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, मॉइस्ट सोल बचेगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, वेट ऑफ वाटर चाहिए, तो जो वेट ऑफ सॉलिड होगा पार्टिकल का उसको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, तब तो हमें वेट ऑफ वाटर मिलेगा, तो उसमें ऐसे में वेट ऑफ वाटर मिल जाएगा। तो जो वाटर कंटेंट है उसको हम लिखेंगे वाटर कंटेंट, उसको हम लिखेंगे वेट ऑफ वाटर
अपॉन वेट ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो वेट ऑफ एटम हम पुट कर देंगे। अब जो वेट ऑफ सॉलिड हमें पता नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, उस वेट ऑफ सॉलिड को टर्म W3 W4 के टर्म में लिखेंगे। उसके लिए हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी पता होना चाहिए। यदि हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी और पार्टिकल की पता नहीं होगी तो हम ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं। तो बहुत ही नेसेसरी है कि पाइक्रोमीटर मेथड को हमें यूज करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी पता होना चाहिए। तो सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन द प्लास्टिक लिमिट ऑफ सोil इज ग्रेटर देन द लिक्विड लिमिट, द प्लास्टिक इंडेक्स, उसको हम बोलते हैं आईपी से। उसका फॉर्मूला होता है WL माइनस WP। ओके, अब वो ये कह रहा है कि जो प्लास्टिक लिमिट है वो WP वो बढ़ जाए, WL उसका कम रहे, तो जो IP की वैल्यू है वो आएगी नेगेटिव। पर इसका कोई मतलब नहीं है, नो एनी मीन्स, कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, IP को लिख देते हैं 0, क्योंकि नेगेटिव प्लास्टिक इंडेक्स का मतलब क्या है कि वो नॉन प्लास्टिक है। अब जो ऑप्शन में दिया हुआ है नॉन प्लास्टिक भी दिया हुआ है, 0 भी दिया हुआ है, लेकिन हमें जो पूछा गया है ना, वो पूछा गया प्लास्टिक इंडेक्स इज रिपोर्टेड एज, तो हम क्या लिखेंगे, हम नंबर सिस्टम की बात करेंगे तो नंबर में लिखेंगे। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट है। तो वो नॉन प्लास्टिक ही, क्योंकि आईपी नहीं है उसके अंदर, तो पार्टिकल जो प्लास्टिसिटी है सोल के अंदर वो है ही नहीं, तो नॉन प्लास्टिक है। लेकिन जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है ना इसका वो बी है। ओके, सो गाइज इट इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। और ये हमारी साइट है www.everexam.in। इसमें आपको करंट अफेयर्स, आंसर की एंड द न्यूज़पेपर्स मिलेंगे। जो द हिंदू, दैनिक जागरण, इंडियन एक्सप्रेस आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। एंड यू आर अप्लाई फॉर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई सिविल, जो 1 अगस्त 2017 से स्टार्ट हो जाएगी, प्रोबेबली 1 अगस्त या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगी। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ही फायदा होगा, क्योंकि आपको इससे वीडियो मिलेगी और आपका कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।